वेलकम टू द चैप्टर सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपकी बुक में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। हाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। Many solids, for example KCl, dissolve in water by endothermic process, that is with the absorption of heat. When temperature is increased by adding heat to the system, the solubility of substance increases according to the Le Chatelier principle. Addition of heat causes a stress on the saturated solution. This stress favors endothermic process. On the other hand, when the substance dissolves in water by an exothermic process, its solubility decreases with an increase of temperature. The substances such as calcium chloride CaCl2 and Li2SO4.H2O lithium sulfate dissolve in water by releasing heat. डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो पहले मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। सपोज यहाँ पर एक वेसल है और उस वेसल में वाटर है। इसको मैं वेसल ए बोलूंगा और एक वेसल है उसके बाजू, और इस वेसल में भी वाटर है। इसको मैं वेसल बी बोलूंगा। वेसल ए में जो वाटर है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इतना है। सपोज कि रूम टेम्परेचर हम ये कंसीडर करते हैं कि इसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, और वेसल बी में जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और ये हम कंसीडर कर लेते हैं सपोज ये 40 डिग्री सेल्सियस है। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम दोनों वेसल में सॉल्ट डालने वाले हैं, नमक डालने वाले हैं। दोनों में, वेसल ए में भी हम सॉल्ट डालने वाले हैं, दोनों वेसल में हम सॉल्ट डालने वाले हैं। तो अब हमको एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि हम दोनों वेसल में जो वाटर लिया है हमने उसका वॉल्यूम इक्वल है, सपोज 100 ml 100 ml, लेकिन दोनों वेसल में जो वाटर है उनका टेम्परेचर डिफरेंट है, अलग अलग है। वेसल ए में जो वाटर है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस, और वेसल बी में जो वाटर है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है यानी कि ज़्यादा है, और वॉल्यूम सेम है दोनों का 100 ml 100 ml। अब इस वाटर में यानी कि सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डाल रहे हैं और सॉल्यूट का नाम है सॉल्ट, नमक डाल रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मैं जो वेसल ए में सपोज 5 ग्राम सॉल्ट डाल रहा हूं और वेसल बी में भी मैं 5 ग्राम सॉल्ट डाल रहा हूं। तो मेरा सवाल ये है कि कौन से वेसल में सॉल्ट जल्दी डिजॉल्व होगा, फास्ट डिजॉल्व होगा, वेसल ए या वेसल बी? बहुत सही सोच रहे हैं आप कि आपका जवाब बिल्कुल सही है कि वेसल बी में सॉल्ट जल्दी डिजॉल्व होगा एज कंपेयर टू वेसल बी। वाई? क्योंकि यहाँ पर वेसल बी में जो
वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है 40 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए यहाँ पर ये सॉल्ट जल्दी डिज़ोल्व हो गया। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस हॉट वाटर में जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इसमें मैं अगर और 5 ग्राम सॉल्ट ऐड कर देता हूँ तो वो डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और कोल्ड वाटर यानी कि जिसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, इसमें मैं और 5 ग्राम ऐड करता हूँ, ये भी डिज़ोल्व होगा, लेकिन ये स्लोली डिज़ोल्व होगा। और यहाँ पर जो सेकंड 5 ग्राम है ये बहुत फास्ट डिज़ोल्व होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है बच्चों। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस, लेकिन किसकी वजह से इंक्रीज हुई है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वाटर का वॉल्यूम जिम्मेदार है क्या? बिल्कुल नहीं। वाटर का वॉल्यूम तो दोनों वेसल में सेम है। फिर कौन जिम्मेदार है? टेम्परेचर जिम्मेदार है। यहाँ पर वेसल ए में जो वाटर है उसका टेम्परेचर कम है, 28 डिग्री सेल्सियस है, और वेसल बी में जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वेसल ए में जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्ट की वो कम है, और वेसल बी में सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर इनके बीच कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility of salt also increases। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमको और एक ऑब्जर्वेशन ये करना है कि सॉल्ट का जो डिसोल्यूशन हुआ है, यानी डिसोल्यूशन मतलब सॉल्ट का पानी में हल हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन की एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर सॉल्ट की जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है आपको कैसी लग रही है? एक्सोथर्मिक लग रही है या एंडोथर्मिक लग रही है जी? हाँ, ये कैसी लग रही है? एंडोथर्मिक लग रही है। बिल्कुल सही है। कैसे आपने ये अंदाज़ा लगाया कि एंडोथर्मिक लग रही है? क्योंकि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाएगी। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट का जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कैसा लग रहा है? एंडोथर्मिक लग रहा है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और यहाँ पर हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। आपकी बुक में और एक एग्जाम्पल दिया गया है, मेनी सॉलिड्स, फॉर एग्जाम्पल KCl। तो KCl का एग्जाम्पल दिया गया। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा वो NaCl का था। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो KCl का है। KCl dissolve in water by endothermic process, that is with the absorption of heat. When temperature is increased by adding heat to the system, the solubility of substance increases according to the Lee-Chatelier principle। अभी यहाँ पर जो ली-चैटेलियर प्रिंसिपल की जो बात की गई है, और आपकी कैन यू रिकॉल, इस बॉक्स में देखिए कि ली-चैटेलियर प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस को क्या आप रिकॉल कर सकते हैं क्या? तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ली-चैटेलियर प्रिंसिपल एक्चुअली ये कौन से प्रोसेस को अप्लाई करते हैं? ऐसी प्रोसेस जो इक्विलिब्रियम में होती है। सपोज मैं यहाँ पर ये ऐसे लिखता हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि यहाँ पर A ये B में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कन्वर्शन कैसा है? रिवर्सिबल है। और इसको हमने दो एरो के जरिए बताया गया है। एक एरो A से B की तरफ जा रहा है, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक एरो B से A की तरफ आ रहा है, उसको बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस हो रही है। तो ये यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम कब कहा जाएगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब दोनों का रेट इक्वल रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे?
इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ली चैटेलियर ये कहता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में अगर आप कोई चेंज लाते हैं, सपोज आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, या आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, या आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते हैं, तो उस चेंज को कैंसिल करने के लिए इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि आपने जो भी चेंज लाया है उस चेंज को कैंसिल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए इक्विलिब्रियम किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आपको इक्विलिब्रियम में नज़र आ रहा है। यहाँ पर ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन सपोज आपने एक चेंज लाया, और चेंज क्या लाया आपने? ए का कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया। शुरू में ए का कॉन्सेंट्रेशन सपोज 1 मोल था, और अब आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर 1.5 मोल कर दिया। ओके, तो ये चेंज लाया है। तो अब ये चेंज आने के बाद जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि ये जो इक्विलिब्रियम है डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर से इक्विलिब्रियम हमको मेंटेन करना है। ओरिजिनल जो इक्विलिब्रियम था उसको मेंटेन करना है। तो जो भी डिस्टर्बेंस आया है उसको कैंसिल करने की कोशिश की जाएगी। तो जो बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है ए का, कितना बढ़ा हुआ है बेटा? 0.5 मोल। तो ये बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जाएगा बेटा? ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितना कन्वर्ट हो जाएगा? उतना ही कन्वर्ट हो जाएगा ताकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो गया है। कौन से डायरेक्शन में? राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए जो है ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया था। तो हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या चेंज आया है? जो फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो है वो बड़ा बताया गया है, और बैकवर्ड रिएक्शन का एरो छोटा बताया गया है। इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। ओके, तो इक्विलिब्रियम ये राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। अब और एक एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पर आपने ए का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ाया, बल्कि आपने बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर, शुरू में वो 1 मोल था और बाद में आपने उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.5 मोल कर दिया। तो अब चेंज होगा, और चेंज कैसा होगा कि अब ये इक्विलिब्रियम कौन से साइड में शिफ्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, तो जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला जो बी है वो एक्स्ट्रा जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया है बी का, वो काय में कन्वर्ट होगा बच्चों? ए में। यानी इक्विलिब्रियम कौन से साइड में शिफ्ट होगा? अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, ये इस तरह से। यानी अब आपको जो बैकवर्ड प्रोसेस है उसका एरो बड़ा नजर आ रहा है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुका है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट हो सकता है। अब हमको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस और ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हमको देखना पड़ेगा। देखिए, अब मैं यहाँ पर एक पहले छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, आइस है और इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में। आइस को जब आप वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए ये प्रोसेस कैसी रहेगी? आइस को गर्म करना पड़ेगा पानी में तब्दील करने के लिए, या ठंडा करना पड़ेगा? आइस को गर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो वाटर में कन्वर्ट होगा। तो फिर कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये कैसी प्रोसेस है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है आइस के जरिए? बिल्कुल सही सोच रहे आप। यहाँ पर हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, किसके जरिए? आइस के जरिए। तब कहीं जाकर आइस काय में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। यानी यहाँ पर आप जो है हीटिंग कर रहे हो, आइस की हीटिंग कर रहे हैं।
तो फिर ये जो प्रोसेस होगी, यहाँ पर हीटिंग की जा रही है, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है आइस के ज़रिए, तो आप इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे या एक्सोथर्मिक बोलेंगे। बिल्कुल सही है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन हम वाटर को फिर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल बना सकते हैं इस तरह से। तो वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर को गर्म करना पड़ेगा या ठंडा करना पड़ेगा? बिल्कुल सही सोच रहे आप, वाटर को ठंडा करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एरो पर लिखता हूँ, कूलिंग करना पड़ेगी। ओके, तो कूलिंग करना पड़ेगी, वाटर को ठंडा करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको आइस मिलेगा। तो यहाँ पर हीट क्या हो रही है? बाहर निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वाटर के ज़रिए? बिल्कुल सही सोच रहे आप, वाटर के ज़रिए हीट बाहर निकल रही है, वाटर से बाहर निकल रही है, तब कहीं जाकर आपको आइस मिल रहा है। तो जब हीट बाहर निकलती है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक ही इक्वेशन में, एक ही इक्विलिब्रियम में दो प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं। यानी कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक है, यहाँ पर हीटिंग करना पड़ेगी। और कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू आइस ये क्या है? यहाँ पर कूलिंग करना पड़ेगी वाटर की, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। यहाँ पर हम सिस्टम किसे कह रहे हैं? आइस या वाटर को। और व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच heat is evolved from the system. Heat is evolved from the system या heat is released from the system. Okay, ये आपको समझ में आ गया होगा। Dear student, अब मैं यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। सपोज मैंने लिखा हूँ A प्लस मैंने क्या लिखा हूँ? हीट। ओके, और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? B मिल रहा है। ओके, और सपोज आप कंसीडर कीजिए कि ये जो प्रोसेस है ये कैसी है? रिवर्सिबल है। ओके, तो अब इस प्रोसेस को या इस इक्वेशन को देखकर आपको ये बताना है कि ये प्रोसेस में ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्लस हीट। आपने हीट जो है कौन से साइड में लिखी है? इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लिखी है। और इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ए भी रिएक्टेंट है, और ऐसे मान लीजिए कि हीट भी रिएक्टेंट है, तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है? सोच कर बताइए, क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। बिल्कुल सही है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ए जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो बी में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बोलिए। बिल्कुल सही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, और एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज मैंने ऐसा लिखा है, ए ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये भी रिवर्सिबल है, और हीट मैंने राइट साइड में लिखी है। इस इक्वेशन को देखकर आप बताइए कि ये प्रोसेस आपको कैसी नजर आ रही है? यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, क्योंकि हीट यहाँ पर इक्वेशन की राइट साइड में लिखी है, और जो कुछ हम राइट साइड में लिखते हैं वो सब प्रोडक्ट होता है, यानी ये प्रोडक्ट की साइड होती है। तो यहाँ पर ये इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अब आप मुझे बताइए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो अब इसमें हीट जब एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये प्रोसेस फास्ट होगी या स्लो होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस एट हाई टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे हाई टेम्परेचर पे, ये प्रोसेस जल्दी होगी या देर से होगी? जल्दी होगी। बिल्कुल सही है, फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है और आप मदद कर रहे हैं उस प्रोसेस की टेम्परेचर बढ़ाकर। ओके,
और इसका उल्टा सोचिए आप कि अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, यहाँ पर लो टेम्परेचर है, तो अब आप बताइए कि ये प्रोसेस फास्ट होगी या स्लो होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, अब ये क्या होगी? स्लो होगी। ओके, चलिए अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। तो अब यहाँ पर सपोज आपने टेम्परेचर क्या किया है? लो टेम्परेचर किया है, टेम्परेचर कम कर दिया है, तो ये रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी? जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब आप टेम्परेचर लो कर देंगे तो ये रिएक्शन, ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? फास्ट होगी। और जब आप इस प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यानी हाई टेम्परेचर कर देंगे, ओके, तब ये प्रोसेस कैसी होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, स्लो होगी। अब आपको फर्क समझ में आ गया है एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बीच का। ओके, तो यहाँ पर ली चैटेलियर का क्या कहना है? ली चैटेलियर का कहना यह है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि आप हीट बढ़ाएंगे। हीट यानी क्या है? टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे। ओके, टेम्परेचर कौन से साइड में? इक्वेशन के लेफ्ट साइड में है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चों, और इस इक्विलिब्रियम को फिर से मेंटेन करने के लिए, पहले जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, राइट साइड में, यानी किधर? बी की तरफ। क्यों? क्योंकि आपने रिएक्टेंट की साइड को बढ़ाया है। हीट और कुछ नहीं बल्कि रिएक्टेंट है, ऐसा हम उसको ट्रीट कर रहे हैं रिएक्टेंट की तरह। जब आपने रिएक्टेंट की साइड में हीट बढ़ा दी है तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इस वजह से बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब आप टेम्परेचर कम करेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस का टेम्परेचर कम करेंगे यानी कि आप हीट कम करेंगे, तो अब आप क्या होगा? यहाँ पर आप रिएक्टेंट की साइड कम कर रहे हैं यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम कौन से साइड में शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। वेरी गुड। तो देखो, हाई टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होगा और लो टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। समझ में आ रही है बात? अब आप जरा इधर देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस को। अभी यहाँ पर आपने पहला केस हम कंसिडर करते हैं कि आपने यहाँ पर हीट को कम कर दिया, यानी हीट को कम कर दिया मतलब टेम्परेचर को कम कर दिया। टेम्परेचर को कम कर दिया, टेम्परेचर यानी कि हीट कौन से साइड में दिख रही है आपको? राइट साइड में। तो जब आपने हीट या टेम्परेचर को कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल सही है। और फिर जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए ये इक्विलिब्रियम कौन से साइड में शिफ्ट होगा बच्चों? राइट साइड में, यानी बी की तरफ शिफ्ट होगा। इसीलिए तो हमने लिखा है कि लो टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। और उसके अपोजिट, सपोज आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, यानी कि आपने हीट को बढ़ा दिया है, तो अब इधर हीट की साइड बढ़ गई तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और उसको मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ये याद रखो बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अब किधर शिफ्ट होगा? ए की तरफ। ओके, तो जब इसका मतलब जब ए की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो प्रोसेस क्या हो गई? स्लो हो गई। हमारा जो मकसद है, हमारा जो गोल है वो प्रोडक्ट की तरफ है कि हम बी तैयार करना चाह रहे हैं, ए नहीं तैयार करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। On the other hand, when the substance dissolves in water by an exothermic process, its solubility decreases with an increase of temperature. The substances such as calcium chloride and lithium sulfate dissolve in water, releasing heat. तो यहाँ पर बहुत अहम बात बताई गई है कि जब आप सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और वो डिसोल्यूशन की प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है यानी कि वहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, उस समय वहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। कब डिक्रीज होगी? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे।
यानी कि यहाँ तो हीट इवॉल्व हो रही है और आपने उसके अपोजिट कर दिया। यानी यहाँ पर ये ऐसी एग्जाम्पल हो गई कि आप जो है बर्फ को पानी में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो आप बर्फ को क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दे रहे आप, हीट को बर्फ को हीट सप्लाई करने की बजाय आप बर्फ को और ज़्यादा ठंडा कर रहे हैं, तो वो पानी में कहाँ कन्वर्ट होगा, बर्फ तो और ज़्यादा बर्फ में तब्दील होगा। ओके, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। और उसके बाद यहाँ पर जो सब्सटेंसेस बताए गए हैं ये सब सॉल्ट है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम सल्फेट, ये सब जो है जब वाटर में डिसॉल्व होंगे तो हीट रिलीज होंगी, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, तो और हम आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, कैन यू टेल अनहाइड्रस सोडियम सल्फेट डिसॉल्व्स इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। ये अनहाइड्रस सोडियम सल्फेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हीट इवॉल्व होने वाली है, हीट बाहर निकलने वाली है। यानी ये प्रोसेस कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। तो अभी अभी हमने जो डिस्कस किया है वही बात यहाँ पर है। देखिए आप, ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाएंगी। यहाँ पर प्रोसेस का नाम क्या है, डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन फास्ट हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्यूशन कैसा होगा, स्लो होगा। इसको आप हमेशा के लिए याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।